देने वाली औरत, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने पुत्र को सरहद की चोटियों पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे ये लिख कर भेजा करती थी, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में सच्चा देशभक्त वही है जो अपनी काम मेहनत और पूरी ईमानदारी से करे। और अगर आप कहेंगे कि अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है, और यदि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा झंडा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा जब नंगे पांव में ट्रैफिक के छांव में तिरंगा झंडा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। कहरा उठती है वो देशभक्ति जब एक बेटा अपने बुढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। जब हम मुसीबत में बचे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और प्यासे भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, प्यासे भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, कि न रब मेरी है न सरकार मेरी है, कि न रब मेरी है न सरकार मेरी है, बस, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। कहा जाता है कि हम ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी, धर्म, जाति आदि जैसी कई समस्याएं आज भी हमारे शहर में सुरसा की तरह मुंह पसारे खड़ी है। गरिमामय संविधान से डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, नारी सशक्तिकरण, समृद्ध सेना, पोलियो मुक्त भारत, ऐसे कई विषय हैं जिन पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, परंतु एक सत्य यह भी है कि आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन गरीब के घर में राशन नहीं, सबका चलाने वाले शासक तो है, लेकिन देश में आत्म अनुशासन नहीं, तकनीक तो है, लेकिन पर्यावरण की शुद्धता नहीं, समस्या हर बात से है, लेकिन समाधान देने वाली जुबान नहीं। गौरतलब है, योग सूत्र और सहिष्णुता से भरा ये भारत अगर मात खाता है तो अपने अंतर के अहम और वहम से। एक तरफ हम दूसरे देशों से अपने संबंध मधुर से मधुरतम बनाकर उनका दिल जीत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में सियासी दांव बेचकर जहर घोल देते हैं, कभी राम रहीम के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर। जब लड़ाई दंगे करते हैं तो गर्व से फूला हुआ ये सीना भी छलनी छलनी हो जाता है। क्या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने ऐसे ही भारत का स्वप्न देखा था? क्या हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इसलिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था? अफसोस की बात है कि रावण का पुतला तो हम हर वर्ष जला देते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण पर विजय नहीं पा सकते। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देशों में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का दर्शन पर नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता भारत में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में राष्ट्र निर्माण
गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस दिन प्रतिभा पलायन रुक जाएगा, जिस दिन दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन सच में सब धर्म एक हो जाएगा, उस दिन हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।